नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एएलपी का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, जो पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। इसमें 35 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था, पहले ध्वजवाहक का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्मा बनर्जी। कौन है? तो पूर्मा बनर्जी थी। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाला पहला भारतीय एंटवर्प बेल्जियम में जो हुआ था 1920 में, उस ओलंपिक में पूर्वा बनर्जी ने ध्वज वाहक था। जबकि 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शाहिनी अब्राहम विल्सन किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के पहले ध्वजवाहक ले जाने वाली महिला थी। महिलाओं में कौन थी? तो वो थी कौन सा? शाहिनी अब्राहम विल्सन थी। नेक्स्ट है भूगोल, ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। ज्योग्राफी शब्द मूल रूप से दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना होता है। इरास्टोथनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की मां भूगोल का विस्तार से अध्ययन किया, इस कारण इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, ये कभी भी भंग नहीं होता। भारत के जो उच्च सदन है वो कभी भंग नहीं होता है। और किसे उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। दूसरा चैम्बर की सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा को 1954 से पहले राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 250 निर्धारित है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने? 245 सदस्य है, जिसमें से 225 जो है राज्यों से है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से है, तथा 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहता है उसके अनुसार। अगला प्रश्न है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या कितना है ये बताना है। तब माना कि हिरणों की संख्या कितनी है, तो उसे x मान लेते हैं। अब x में क्या कर रहा है कि 1 × 1/2 कर देते हैं। हाफ जो है वो क्या हो रहा है, वो चर रहा है आधा मैदान में, और जो इतना चर रहा है अगर उसे हटाने के बाद जो बचेगा 1 - 3/4, वो क्या कर रहा है? पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। अब बच गया शेष, तो इतना जब हटा देंगे तो बचेगा कितना? तो वो बचेगा शेष 9 बचेगा। बस इतना कर देना है, यानी x × 1/2 × 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x के मान निकालिएगा तो ये 72 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आधा जो है वो मैदान में चल रहा है, यानी 72 के जो है वो आधा मैदान में चल रहा है, 36 हो गया। अब बचा कितना? शेष बचा, तो शेष बना 36 बचा। उसका कर रहा है 3/4 जो है पड़ोसी में ही खेलकूद कर रहा है, तो 4 से अगर भागा दे तो कितना हुआ? 9 × 4 = 36 और 9 × 3 = 27। ये 27 जो है वो पड़ोसी में खेल रहा है। अब बचे कितना? 36 - 27 बराबर 9। यही 9 जो है वो हिरन तालाब में खेला, तो हमारा आंसर सही आ जा रहा है, सी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न करा कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम खाली स्थान है। तो -1.1/8 यानी क्या हो गया? -9/8 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x क्या है? मान लेते हैं। क्या? x मान लेते हैं। तो -9/8 गुना x बराबर 1 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जो दोनों को अगर गुना करेंगे तो मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसे करेंगे तो x बराबर 1 × 8 के बटा -9 यानी -8/9 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 5वां के डी आ जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा में करा है कि यदि BC + CA + AB बराबर 0 हो तो a² - BC प्लस B² / B² - CA + C² बटा C² - AB का क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि BC + CA + AB बराबर 0 है, तो CA +
ए बी, सी ए प्लस ए बी बराबर क्या होगा, माइनस बी सी। अब बी सी अब प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी ए, क्या हो जाएगा, माइनस सी ए हो जाएगा। और इसी तरह हो जाएगा कौन सा, तो बी सी प्लस सी ए बराबर माइनस ए बी, क्या हो, ए बी। हमारा यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 1 2 और ये 3 आ गया। अब यहाँ जो है मान रख देते हैं, अगर मान रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए बी, माइनस बी सी का मान रख दे रहे हैं तो ये हो रहा है ए बी, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी। उसी तरह हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तीनों जो समीकरण हम निकाले हैं यहाँ पर, ये तीनों समीकरण उससे ये किया गया है। जब मान रखने के बाद जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर बटा ए कॉमन ले लेंगे ए प्लस सी प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बी कॉमन लेंगे बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। उसी तरह प्लस जो है वो सी स्क्वायर बटा हो जाएगा, सी कॉमन लेंगे सी प्लस बी प्लस ए, ऊपर ऊपर जो है वो एक एक कट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बटा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जब एलसीएम नीचे अथी लेंगे, इसे तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर ए बी सी आ जाएगा, नीचे भी ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये एक आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई जो है 25% बढ़ा दी जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा। तब माना कि यहाँ जो है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 5x है, 4x है और 2x है। कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2IH कितना है, 2x है, आई इंटू हो जाएगा 5x प्लस 4x है, यानी हो जाएगा कितना, 4x गुना 9x बराबर 36x स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सबको 25% बढ़ाया है, किसको, लंबाई 20%, चौड़ाई 25% और ऊंचाई 25% है। L1 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x गुना 100 20 बटा 100 हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा। B1 बराबर चौड़ाई हो जाएगा 4x गुना 125 बटा 100 हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। और H1 बराबर जो हो जाएगा 2x गुना 75 बटा 100, क्योंकि ये ऊंचाई 25% कम कर रहा है तो ये 75 हो गया, ये हो गया 1.5x। अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, नया क्षेत्रफल अगर निकालिएगा 2H1 L1 प्लस B1 से, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5x 6x प्लस 5x, ये हो जाएगा कितना, 33x स्क्वायर। ये 33x स्क्वायर है और ये आया था 36x स्क्वायर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल में जो कमी आया वो कितना आया, तो 3 का कमी आया। किस में कमी आया, 36 में 3 का कमी आया। तो हमारा हो जाएगा 3/36 यानी 1/12। आंसर जो हो जाएगा वो कमी आएगा वो 1/12, आंसर ए हो जाएगा हमारा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो 10% को लिख सकते हैं कितना, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये हो गया मूलधन और ये हो जाएगा क्या है, मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन। अगर मूलधन 10 है तो मिश्रधन कितना होगा, 1 साल में 11 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो उसे ब्याज मिल रहा है। फिर दूसरे साल ये 10 है तो ये हो जाएगा 11, दोनों के गुना करेंगे ये 100 हो जाएगा, ये 121 है। और इन दोनों का जो अंतर आता है वही CI आता है। क्या, CI। तो अंतर कितना हो गया, 21 का हो गया। कितना, 21 का। अब इसे 1400 जो मूलधन है वो दिया गया है, क्या, 1400, यानी ये 14 से गुना होगा। तो ये अंतर कितना है, 21 है। तो 21 गुना 14 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 294। यही हमारा जो आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, यानी 21 रुपया ब्याज आ रहा है कितने पे, 100 पे 2 साल में। तो हमारा 1400 में आ जाएगा, 1400 गुना 21, तो आंसर हो जाएगा 294 बी आ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, ध्वनि की प्रबलता, सही आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है और ध्वनि की तीव्रता एक माप है जो हम सुनते हैं उसके आधार पर करते हैं। 1 डेसिबल सामान्य लघुकण के शक्ति अनुपात का 10 गुना होता है।
1 डेसिबल ध्वनि सुनने में बहुत कठिन है। यदि पृष्ठभूमि में कोई अन्य ध्वनि मौजूद है तो कोई भी इसे नहीं सुन सकता है। डेसिबल की तीव्रता पानी और हवा में समान नहीं रहता है। डेसिबल का उपयोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अगला है, यदि आपतन कोण कांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। यदि आपतन कोण कांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे कांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कांतिक कोण कहते हैं। हीरा का अगर अपवर्तनांक की बात करें, कई बार पूछा जाता है, तो वो 2.42 है। क्या है? 2.42। और कांतिक कोण जो हीरा के है वो 24 डिग्री है। क्या है? 24 डिग्री है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। और इसका आंसर हो जाएगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल जो है वो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है कि अलग अलग निकाय में विपरीत दिशा में लागू होता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है और प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में यह प्रतिक्रिया होती है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। गति के दौरान टायर के अंदर आयतन नियत रहता है किंतु वायु का ताप बढ़ जाता है। नियत आयतन पर गेलुसाक के अनुसार जो है P है प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। अतः वायु के ताप में वृद्धि के कारण टायर के अंदर दाब भी बढ़ेगा। वॉयल का नियम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है वॉयल का नियम, तो वॉयल का जो नियम होता है V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। अगर बात करते हैं चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स के नियम, तो ये क्या है? V प्रोपोर्शनल टू T होता है। नियत P पर ये होता है, यानी V1 T1 बराबर हो जाएगा V2 T2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि पौधे में खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिजों के संवहन में सहायता करता है। यह प्रसरण को बनाए रखता है और कोशिकाओं को कठोर रखता है। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है। वह किसके साथ टहल रहा है? तो ये हो जाएगा ममेरी बहन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे होगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है? गणेश है। गणेश जो है, गणेश के कोई जो है माता है, यानी ये हो गया माता, और इनका कोई हो गया जो ये क्या है? भाई। क्या है? भाई। और ये जो हो गए कौन? पिता। तो ये जो पिता हुए गणेश के माता के भाई के पिता, यानी इनके माता के भी पिता हो गए ये, तो ये नाना जी हो गए। क्या है? नाना जी हो गए। और नाना जी का पोती कोई है। क्या है? पोती है, जो हो सकता है उनकी माँ के बहन की जो है बेटी होगी। तो ये पोती और ये गणेश दोनों जो है वो लगे ममेरी बहन। क्या है? ममेरी बहन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति की घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डी है वो पूरे पूरे मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है वो डी पूरे पूरे यहाँ पे मिल रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ क्या है? 33 है। 33 से 80 गया तो ये हो गया +47। क्या है? +47। 80 से 108 गया, ये हो गया 28। क्या है? 28। 108 से फिर कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन आगे देखते हैं। 183 से 230 गया, ये है +47। और एक 230 से 258 गया +28 है। यानी हम देख रहे हैं कि +47 से शुरू हुआ है, उसके बाद +28 होगा। अगला बार जो होता +47 होता, क्या है? +47 होता, फिर +47 से प्लस ये होता 28, फिर +47। इस तरह के सीरीज जा रहा है। तो हमें 28 का मिल गया। अब 47 का ढूंढना था, तो 108 + 47 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 108 + 47 155, और वही होगा सी हो जाएगा, क्योंकि 155 + 28 जो है 183 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं, एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह को चयन कीजिए। जे से क्यू लिखा गया है, यहाँ पर जो है वो विपरीत अक्षर लिखा गया। क्या है? विपरीत लिखा गया है। और जे से एम लिखा गया है, ये +3 करके एम लिखा गया है। बी से एक्स जो है वो विपरीत अक्षर नहीं है, क्योंकि विपरीत अक्षर जो है वो बाई होता, और बी से ई जो है +3 तो है।
डी से जो है W विपरीत अक्षर है और D से G गया है, ये भी +3 है। A का विपरीत अक्षर Z जो है, लेकिन A से D गया, ये भी +3 है। तो हमारा जो अंतर आ रहा है वो B में ही आ रहा है, क्योंकि ये विपरीत अक्षर वाला नहीं मिल रहा है कॉन्सेप्ट, तो B हमारा सही हो जाएगा। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना, तो खाना में पत्तेदार सब्जियां भी आ जाएगा और सलाद भी आ जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। और पत्तेदार सब्जियां सलाद में भी यूज होता है थोड़ा बहुत, तो आप ये डी को करेक्ट मान सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पे रखे जाने पर पहली 4 आकृतियों द्वारा निर्मित श्रृंखलाओं को जारी रखेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा है। ऊर्जा के वो संसाधन जो प्रकृति में निरंतर उत्पादित होते रहते हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और ये कौन कौन है? तो यह है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और एक और है वो है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। ये सब जो है गैर पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा है। और ऊर्जा के पारंपरिक यानी गैर नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, बायोमास, ये जो खत्म हो सकता है। अगला है ऋग्वेद के स्रोतों को रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों यानी हेमंस को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में 228 सूक्त है एवं लगभग 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, भगवान सूर्य का, यानी भगवान भास्कर का पूजा किया जाता है। छठ पूजा का त्योहार सूर्य देवता को षष्ठी देवी को समर्पित है, जिसमें उन्हें धरती पर जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। छठ पूजा बिहार का एक मुख्य त्योहार है। महाभारत में छठ पूजा का उल्लेख है, इसे द्रौपदी और कुंती द्वारा किया गया था। छठ पूजा राम और सीता द्वारा भी की गई थी, ऐसा वर्णन है। अगला है रवि और रमेश ने क्रमशः 150 और 200 एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि वह 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपये वापस निकाले थे? अब कह रहा है कि रवि जो है वो 150 गुना क्या है, x महीना लगाया था, और जो रश्मि है वो 200 कितने को 12 महीने लगाया था। लास्ट में बटा तो 1/2 के अनुपात में बटा। बस इसे सोल्व कर देना है। 300x बराबर हो जाएगा 200 गुना 12, x बराबर आ जाएगा कितना? 8। अतः रवि ने अपने रुपये 8 माह बाद जो है वो वापस ले लिया था। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ललिता 6 मीटर पर सेकंड से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए से 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? तो यहां पर हो जाएगा कि माना कि ललिता ने साइकिल जो है वो 1 सेकंड चलाई होगी। कितना? 1 सेकंड चलाई होगी। x गुना 25 अब प्लस जो है 45 सेकंड चला था, उसमें पैदल कितना चली है वो? तो 45 माइनस x गुना कितना? 6 मीटर पर सेकंड गुना 6 बराबर टोटल कितना चली है? 650 मीटर। हमें इसी को हल करना है। क्या है? ये x मान लिए हैं कि x साइकिल चलाई है और साइकिल 25 मीटर पर सेकंड चला है, यानी 25 गुना x हो गया। अब प्लस जितना सेकंड बचा 45 में से x चला होगा, साइकिल घट गया और वो उतना 6 मीटर पर सेकंड पैदल चल के गए थे, और दोनों मिला के जो है ये प्लस किए हैं, ये हो जा रहा है 650 मीटर चला है। ठीक, तो हमारा ये आ गया। अब इसे क्या करना है कि हल करना है। ये हो जाएगा 25x प्लस 270 माइनस 6x बराबर 650। क्या हो जाएगा? 650। ये हो जाएगा 19x बराबर 650 माइनस 270 यानी 380। x बराबर जो आ जाएगा 20 सेकंड। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त जो होगा, परिवृत्त त्रिज्या जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भुजा
क्या है, भुजा बटा √3 हो जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो हो गया, भुजा कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और ये √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है πr², यानी पाई 22/7 हो गया, और r के स्क्वायर है तो 21 क्या है √3 गुना 21/√3, यानी हो जाएगा 22 हो जाएगा गुना 3 गुना 21/3 हो जाएगा, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जुबीन और परवीन क्रमशः जो है वो 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करते हुए काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन जुबीन 1 मिनट करेगा, फिर परवीन करेगा, फिर जुबीन करेगा, इस तरह करेगा। जुबीन कितना में खत्म करता है, तो ये खत्म करता है 36 मिनट में, और परवीन कितने में, तो ये 60 मिनट में। अगर दोनों की अगर बात किया जाए तो 180 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा जुबीन का क्षमता वो 5 हो जाएगा, और परवीन की क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले मिनट में जुबीन द्वारा किया गया कार्य कितना है, 5 कार्य है, और उसके बाद दूसरे मिनट में कौन करेगा, तो परवीन करेगा। तो परवीन जो करेगा वो कितना, 3 होगा। दोनों के 2 मिनट में कार्य कितना हो गया, 8 इकाई हो गया, कितना 8 इकाई। टोटल जो हमारे पास कार्य है वो कितना है, 180 है। क्या है, 180 है। अगर मान लिया कि 8 गुना 22 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, यानी 180 से थोड़ा ये नज़दीक ही है। तो 22 जो है बार चलेगा इन लोग के रोटेशन, माने एक एक बार जो है वो 22 बार चलेगा, यानी टोटल मिनट कितना हुआ, 22 मिनट। टोटल मिनट हुआ इसमें 22, ये हुआ। तो बच गया अब कितना कार्य, 180 माइनस 176, तो ये हो गया 4 कार्य और बच गया। और 4 कार्य अब कौन करेगा, तो जुबीन परवीन करके तो खत्म हो गया। अब करेगा जुबीन जिसका क्षमता 5 है। में लगा समय कितना हो गया, लगा समय तो ये 4 है, और करेगा कौन, तो जुबीन करेगा, तो 4 बटा जो है ये 5 हो जाएगा। और अगर इसे 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, कितना सेकंड आ जाएगा, तो ये 48 सेकंड। पहले क्या था, 44 सेकंड। तो कुल समय जो लगा वो कितना लगा, तो ये 44 सेकंड प्लस 44 मिनट प्लस 48 सेकंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यहाँ अल्टरनेट कर रहा है, क्या है, पहले जुबीन कर रहा है, फिर परवीन, फिर जुबीन, फिर परवीन, और ये सब जो चलता है ये कितने बार, 22 बार चलता है, यानी 22 दूनी 44 मिनट तो हो गया, क्योंकि ये दोनों मिला के 2-2 मिनट कर रहा है, 44 मिनट। अब बाकी जो 4 कार्य बचा था वो जुबीन कर रहा है, तो 5 से भागा दीजिए क्योंकि उसकी क्षमता 5 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का अनुभाविक संबंध का उपयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य 35 है और बहुलक जो है वो क्या है, 140 है। तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। क्या है, माध्य होता है। तो माध्यिका बराबर यहाँ लिखते हैं, माध्यिका बराबर फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुलक, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 140 प्लस 2 गुना 35 बटा 3, ये हो जाएगा 210 बटा 3 बराबर 70। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। किस पौधे एवं उसके कुल के सुमेलित करें, किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नारियल जो है वो पाल्मी कुल का है, नारियल पाल्मी कुल के। अगर कपास की बात करें तो कपास होता है मालवेसी कुल के, जूट टिलियसी कुल के, गन्ना ग्रेमनी कुल के, तंबाकू सोलेनेसी कुल के है। इसी तरह केला के है तो मुजैसी कुल के है, पपीता है तो केरिकेसी कुल के है, सेव रोजेसी कुल के, गेहूं ग्रेमनी कुल के है, प्याज लहसुन जो है एमरी लिडेसी कुल के है। तो ये सब इसका कुल है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 28 के ए होगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्या है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, मेथिल ऑरेंज जो है वो पीला रंग देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय विलयन में। क्या है, क्षारीय विलयन में। ध्यान रखिएगा अगर लिटमस पत्र पूछ रहा हो, अगर लिटमस पत्र पूछ रहा हो और अगर यहाँ पर अम्ल हो तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और
यहाँ पर क्षार हो तो क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है, क्या है, नीला हो जाता है। और अगर पूछ रहा हो मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज पूछ रहा हो, तो अम्ल में जो हो जाता है वो लाल हो जाता है, और क्षारीय में क्या हो जाता है, तो क्षारीय में हो जाता है नारंगी पीला हो जाता है, क्या है, नारंगी पीला हो जाता है। ऑरेंज पीला इसको बोलते हैं, नारंगी पीला हो जाता है। और अगर कई बार आजकल हल्दी पूछ रहा है, तो हल्दी जो है वो अम्ल में पीला हो जाता है और क्षार में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर पूछ ले मेथिल रेड, क्या है, मेथिल रेड में, तो अम्ल में ये क्या हो जाता है, अम्ल में मेथिल रेड लाल हो जाता है, और क्षार में जो होता है वो पीला हो जाता है, क्या है, पीला हो जाता है। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है फेनोफ्थलीन, क्या है, फेनोफ्थलीन के बारे में पूछा जाता है। फेनोफ्थलीन क्या है, फेनोफ्थलीन के बारे में पूछा जाता है। तो फेनोफ्थलीन जो है वो अम्ल में क्या हो जाता है, रंगहीन रहता है, क्या है, रंगहीन रहता है, और क्षार में क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, क्या है, गुलाबी, क्या है, गुलाबी हो जाता है। तो ये सब कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो सारा प्रश्न बन जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो होगा स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम जो है वो सही है। स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है, और स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का जो है वो मिश्र धातु है। राइबोफ्लोविन क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबोफ्लोविन जो है एक विटामिन है। और कौन सा विटामिन है, ये B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगर विटामिन ए की बात करें, यहाँ पर विटामिन ए की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। B1 की बात करें तो थाइमिन होता है, क्या होता है, थाइमिन होता है, थाइमिन होता है। अगर B2 की बात करें तो यह है राइबोफ्लोविन, क्या है, राइबोफ्लेविन। और अगर हमारे विटामिन B3 की बात करें तो नियासिन, क्या है, नियासिन होता है, नियासिन। अगर B5 की बात करें तो B5 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। और अगर B6 की बात करते हैं तो यह है पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 की क्या है रासायनिक नाम, तो बायोटीन, क्या है, बायोटीन है। B9 की बात करते हैं तो B9 को फोलिक एसिड, क्या है, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल कह सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है B12, वो क्या है, साइनोक्वालामीन, क्या है, साइनोक्वालामीन, क्या है, साइनोक्वालामीन। तो इतना जो है बी के टाइप है, और ये सबका जो है रासायनिक नाम है। चलिए, दर्पण में चित्र दिखाए गए अनुसार एवी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन करें। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह को चयन करना है। यहाँ देखते हैं कि ए से एफ गया है तो ये कितना है, +5 है, और एफ से जेड गया है तो ये एफ से जेड जो है वो किसका होगा, तो एफ से जेड का नहीं होगा, ए से जो अपोजिट होता है जेड उसका लिखा गया है, क्या है, यानी ए से जो है ये जेड गया है, क्या है, ये अपोजिट है। ठीक उसी तरह दूसरा में देखते हैं, तो दूसरा में हमारा जो है वो क्या है, डी से आई गया है, +5 है, और डी से डब्ल्यू जो है ये अपोजिट है, क्या है, डी से डब्ल्यू जो है वो अपोजिट है। एच से एम जो गया है +5 है, और एच से जो एस गया है ये अपोजिट है। के से क्यू जो गया है, के से क्यू +6 है, तो यही हमारा जो है वो डिफरेंस मिल रहा है, के अपोजिट, तो पी बिल्कुल ये अपोजिट है, क्या है, ये अपोजिट है। तो आंसर हमारा हो गया जो +6 है, यहीं से डिफरेंस मिल रहा है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देता है। तो अगर मान लिया कि इसे हम खोलेंगे तो ये इधर खोलेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह बना हुआ मिलेगा, और इस तरह को जब पूरे खोलेंगे तो हमारा ये कहाँ, यहाँ भी ये बना हुआ मिलेगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न देखते हैं। सभी डब्ल्यू सी है, अगर मान लिया कि सभी ये डब्ल्यू है तो सभी डब्ल्यू जो क्या है वो सी है, सी है। उसके बाद कह रहा है कुछ पी जो है वो डब्ल्यू है, यहाँ हो जाएगा कुछ पी जो है वो डब्ल्यू है। निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ सी जो है वो क्या है, पी है, बिल्कुल सही है।
कोई पी सी नहीं है, ये गलत है। कुछ सी जो है वो डब्ल्यू है, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। निष्कर्ष 1 और 3 जो है दोनों अनुसरण करते हैं। 5 व्यक्ति है, अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार जो है वो मेज है और केंद्र करके बैठे हुए हैं। तो 4 लोग इस तरह बैठा देते हैं और 1 लोग जो है यहाँ पे कर देते हैं बैठे हुए हैं। बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी हुई है। बेन और डेविड के, अगर मान लिया कि यहाँ पर बेन बैठा है, यहाँ पर जो बैठा है वो कौन है, डेविड। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो इसके बीच में जो बैठा हुआ है वो कैरोल बैठा हुआ है। क्या है, कैरोल। उसके बाद है एमिला अमांडा के बाईं ओर बैठी हुई है। एमिला जो है, एमिला अमांडा के बाईं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा एमिला यानी एमिली और यहाँ पर हो जाएगा अमांडा। क्या है, अमांडा के बाईं ओर बैठी है। अमांडा और डेविड जो है पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल पड़ोसी अमांडा डेविड नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है। अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो अमांडा यहाँ पर है, यहाँ पर। उसके दाईं ओर जो बैठा हुआ है ठीक वो बेन बैठे हो। क्या है, बेन। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये कथन कह रहा है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है, ये जो हमारा है वो गलत है। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर जो हमारा है, कोई भी निष्कर्ष कथन को पालन नहीं कर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किसे हराकर ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी। किसे हराकर, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजमान लोपेज को। क्या है, गुजमान लोपेज को हरा के फाइनल में 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। और कितने ग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी, तो 50 केजी के फ्री स्टाइल में खेल रही थी। और गुजमान लोपेज जो है वो क्यूबा की महिला जो है वो पहलवान थी। लेकिन वजन 100 ग्राम बढ़ जाने के कारण, कितना, 100 ग्राम बढ़ जाने के कारण इन्हें मेडल नहीं मिला। क्या है, इन्हें मेडल नहीं मिला था। द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इस पुस्तक में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पद से हटाने की साजिश चीन और अन्य देशों के बीच तनावों के कारण हुई थी। वर्तमान में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है वो नेशनल पीपुल्स पावर के बने हैं। कौन बने हैं, तो एनपीपी के जो बने हैं वो हैं अनुरा कुमार दिसानायके। क्या है, दिसानायके। अब देखना है कि वो श्रीलंका को किस दिशा में ले जाते हैं। नेता जो बने हैं राष्ट्रपति वो अनुरा कुमार दिसानायके। अगला है, यदि 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स बराबर 4 है, एक्स न्यून कौन है, तो cot x प्लस tan x का मान क्या होगा, हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स बराबर 4। इसे लिख सकते हैं 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स के बराबर 4 है। यहाँ पर हो जाएगा 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स बराबर 4। ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो sin स्क्वायर एक्स बराबर 1/4। साइन एक्स बराबर हो जाएगा √1/4 यानी 1/2। cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मान रख देंगे 1 माइनस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना, 3/4। तो cos x बराबर कितना हो गया, cos x बराबर हो गया √3/4 यानी √3/2 हो जाएगा। अब मान रख देना है, किस में मान रख देना है, तो cot x प्लस tan x में। क्या है, cot x प्लस tan x। तो cot x बराबर जो होता है cos x बटा sin x, अब प्लस ये हो जाएगा sin x बटा cos x। बस आप मान रखिएगा तो हमारा जो आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। क्या है, 4√3। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है और विभिन्न राज्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाता है। आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 20 लाख है, तो हरियाणा और राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर कितना है। तो हरियाणा में जो है 20 लाख का 40% अगर करते हैं, 20 लाख का 40 करते हैं तो ये कितना हो गया, 8 लाख आता है। क्या है, 8 लाख। और उसके बाद राजस्थान में कितना आता है, तो ये 20 लाख का जो है वो कितना हो जाएगा 30%। क्या है, 30, 20/30 अब बटा 100 हो जाएगा, ये 6 लाख। तो अंतर जो हमारा हो जाएगा वो 2 लाख। तब 42 का जो आंसर हो जाएगा वो बी आ जाएगा।
किसी संख्या के 25% का मान जो है 1320 है, उसी संख्या का 35% का मान जो है वो क्या होगा? तो सिंपल सा एक एक नियम से बना दीजिए। 25% बराबर जो हो जाएगा कितना? 1320। एक बराबर हो जाएगा 1320 बटा 25, तो 35 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1320 बटा 25 गुना 35। इस 7 बार में, ये 5 बार में, इसे काटिएगा तब 5 दूनी 10 और 3 और 2 हो गया 32, 6 पचे 30 और 4 बस 264 गुना 7 कीजिएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा 1800 क्या हो जाएगा? 48। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 43 के सी हो जाएगा। एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखता है। उस वस्तु पर दुकानदार के हुई प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। यहाँ सिंपल से इस तरह से भी बना सकते हैं कि माना कि मशीन का जो है वो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100 रुपया। अब वो 10% ज़्यादा रखता है, क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। उस पर वो छूट देता है 10% का, यानी 110 गुना 90 बटा 100 पे ये बेचता है। तो ये 99 रुपया में बेचता है और ये 100 रुपया में खरीदा है, तो 1 रुपये % का जो है उसको हानि हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 44 के ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण इस प्रकार है कि पहला कोण दूसरे कोण को 2/3 है। छोटे कोण का जो है वो माप ज्ञात करना है। तब माना कि एक कोण का जो है वो माप कितना है? तो वो माप है x है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरे कोण की माप कितना हो जाएगा? तो दूसरे कोण की माप हो जाएगा 2x बटा 3 हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या है? 180 डिग्री के बराबर। तो x प्लस 2x बटा 3 बराबर 180 डिग्री। x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 108 डिग्री। क्या है? 108 डिग्री। तो छोटा कोण कौन सा हो गया? तो 108 मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुना 180 अब सॉरी 108 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। जब इसे काटिएगा तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विटामिन बी जो है स्कर्वी जो है सॉरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो है होता है। विटामिन ए की कमी से अगर बात करें तो रतौंधी होता है। क्या है? रतौंधी होता है। B1 के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी जो कई बार पूछा जाता है। B3 के कमी से होता है प्लेग्रा। क्या है? प्लेग्रा होता है। B9 के कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ये सब प्रमुख जो है वो विटामिन की कमी से रोग है। 2 मीटर लंबी डोरी को दोनों सिरों पर स्थिर किया गया है। इसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फैलती है। यदि डोरी में 3 लूपों में कंपन कराया जाए तो उत्पन्न तरंग की आवृत्ति जो है वो क्या होगी? तो तार या डोरी में मूल आवृत्ति n बराबर होता है v बटा 2l होता है। यानी तरंग की चाल बटा 2 गुना तार की लंबाई। क्या है? तार की लंबाई यानी 50 हो गया बटा 2 गुना 2 बराबर 12.5 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या है? 12.5 हर्ट्ज। और डोरी में 3 लूपों में कंपनी कराया गया है। कितने लूपों में? 3 लूपों में। तो यानी हो जाएगा 3n बराबर 3 गुना मूल आवृत्ति 12.5 कर दीजिएगा तो 37.5 हर्ट्ज हो जाएगा। 37.5 हर्ट्ज आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है 11N22 से 1 बिट्टा उत्सर्जन के बाद बनने वाला जो है पदार्थ कौन है? 1 बिट्टा है जो सोडियम से हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 11Na22। 1 बिट्टा निकाल रहे हैं तो ये होगा Mg22 और ये हो जाएगा 12। क्यों होगा? क्योंकि जब बिट्टा निकलता है तो उसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर में 1 जुड़ता है। 1 बिट्टा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो है अप्रभावित होती है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। अल्फा में अगर आप यदि अल्फा निकालिएगा तो उसमें क्या होगा कि परमाणु संख्या 2 जुड़ता है, यानी जेड जो है वो 2 जुड़ता है, और ए में क्या होता है कि 4 घटता है, 4 माइनस में होता है और ये जुड़ता है। और अल्फा हो गया। अब बीटा में क्या होता है कि जेड में जो है वो क्या होता है? जेड में 1 जुटता है। क्या है? 1 जुटता है, लेकिन ए में कोई नहीं होता है। ए में जो है 0 जुटता है, 0 घटता है। तो हमारा ये 2 कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा में क्या हो जाएगा? 2 जुटेगा किसमें? तो 2 जुटेगा जेड में, और 4 जो है वो घटेगा किसमें? ए में। क्या है? ए में। क्या है? ए में। ये जो हो गया परमाणु द्रव्यमान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है
कि क्या होता है जब एक प्रश्नली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय जो है वो विलयन को मिलाया जाता है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 48 के ए। तो एक प्रश्नली में अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है विलयन का तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। और उसके बाद हो जाएगा क्या कि लवण का निर्माण होता है, बिल्कुल लवण का भी निर्माण हो जाता है। विलयन का जो है तापमान बढ़ जाएगा, लवण का निर्माण होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी का वो हो जाएगा कौन सा, पहला और 4 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाता है, यहाँ प्रिंट गलत हो गया, पहला और 4 होता है। विलयन का तापमान कम होता है, गलत है। विलयन का तापमान समान रहता है, गलत है। तापमान बढ़ जाएगा, लवण का निर्माण होगा, पहला और 4 होगा। सी जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। NaOH प्लस अगर HCl को मिलाएंगे, क्योंकि एक क्षार है और एक जो है वो क्या है, अम्ल है, दोनों को मिलाएंगे तो NaCl बन जाएगा और प्लस H2O निकलेगा। नेक्स्ट है सरल उपकला खाली स्थान होती है। सही जवाब हो जाएगा एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। 50 नंबर की अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 35 है। अब 35 कैसे आ सकता है, 5 से अगर गुना करेंगे तो 7 से आएगा, दिया हुआ 6 है, अगर इसमें से प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35। चलिए यहाँ करके देखते हैं, प्लस 1 ये 12 हो जाएगा, 12 × 8 = 96, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ 15 आ रहा है तो 15 अब गुना कितना होगा, x + 1 = 210, इतना ही आना चाहिए। x + 1 = 210 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 के क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 42। ये जो काटेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 × 4 = 42, यानी 14 से कटेगा तो x बराबर जो होगा इधर चल जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 15 × 13 बराबर जो हो जाएगा 210 आ जाएगा। तो सही आंसर जो है कॉमन के है वो सी होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें देखना है कि कितने त्रिभुज है। इसमें टोटल जो त्रिभुज हो जाएगा वो कितने, 16 है। क्या है, 16 त्रिभुज है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य से असंगत है, अन्य से जो है असंगत है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो में ऐसे कटकुट है, लेकिन यहाँ पर में एक ही है, ये सिंगल खाली, ये भी सिंगल है। तो आंसर हमारा डायरेक्ट ही आ रहा है कि तीसरा जो आकृति है वो सबसे अलग है, तो हो जाएगा 53 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह संगत है जबकि चौथा शब्द असंगत है। असंगत शब्द का जो है वो चयन करना है, तो वो हो जाएगा समय, समय, शताब्दी, वर्ष, दशक, ये सब जो है समय का सूचक है। तो यहाँ समय जो है असंगत हो जाएगा। जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है उसी तरह फर्नीचर जो है वो बढ़ई से संबंधित हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ है 20, ये 90, 210, 380 है। इन दोनों के बीच का जो है वो क्या है, 70 है। इन दोनों के बीच में 50 ज़्यादा है, 120 है। और इन दोनों के बीच में क्या है, 170 है। यहाँ भी 150 ज़्यादा है, तो यहाँ 50 ज़्यादा करेंगे तो 220 होगा। 220 जोड़ेंगे किसमें, 380 में, तो 0 हो जाएगा। और ये हो जाए 8 2 10, 10 के 0 बाकी 1, और ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 600। क्या है, 600, क्योंकि ये 220 जुड़ रहा है तो 600 आ जाएगा। अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 57 के, वो हो जाएगा बी, चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया, 3 अगस्त 2024 को किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, वो बनी अनामिका बी राजीव बनी। क्या है, अनामिका बी राजीव बनी, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। दिए गए व्यंजक को सरल करना, एक व्यंजक दिया है उसे सरल करना है। तो यहाँ जो है वो रेकरिंग में दिया गया है, तो रेकरिंग का हम लोग जानते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो 11 यहाँ पर है, 4 5 6, 5 में से 45 घटा दीजिए, बटा हो जाएगा 99, 2 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, तो 2 शून्य हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, भागा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ये 67 हो जाएगा, अब बटा ये हो जाएगा 99। बस इसे जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हल करने पर हो जाएगा 4.7/25। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है,
आंसर यहाँ पर 4.7/25 होगा, लेकिन यहाँ पर दो नहीं, ये होगा सी होगा 4.7/25। सोमू और रामी के वर्तमान आयु अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी जो है अनुपातों का योग कितना है? 5 + 4 है, यानी 9 है, यानी 27 × 5/9 बराबर 15 वर्ष हो गया। क्या है? 15 वर्ष आ गया सोमू की वर्तमान आयु। तो रामू की वर्तमान आयु कितना हो गया? 27 × 4/9 यानी 12 वर्ष। तो हमारे पास दोनों का आ गया। अब कह रहा 8 वर्ष बाद क्या होगा? तो 15 8 कितना हो गया? 23 हो गया, और ये हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 23:20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ए हो जाएगा। यदि P का P प्रतिशत 225 है तो P² का मान जो है वो क्या होगा? यदि P का P प्रतिशत यानी P × P/100 यानी P का P प्रतिशत बराबर कितना है? 225। तो P² बराबर हो जाएगा 225 के पर 2 शून्य। आंसर हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि P दिया हुआ है उसका P प्रतिशत निकालना है, तब यानी P/100 बराबर 225 है, तो P² बराबर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दिया हुआ है व्यंजक, उसका मान ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है, अब इसे बोर्ड मास से सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 3 संख्याएं x, y और z का औसत 54 है, x, y और z का औसत से 10 अधिक है, एक y z के औसत 12 से अधिक है, x और z के बीच का अंतर जो है वो कितना है? तो यहाँ पर प्रश्न में करा x, y और z का कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54 × 3, क्या है? 3 बराबर 162 हो जाएगा। अब कह रहा है कि x बराबर जो है x जो है y और z के औसत से 10 अधिक है, यानी y और z के औसत से 10 अधिक है। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया है। दूसरा कह रहा है y जो है y + z के औसत से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक है, सॉरी 12 अधिक है तो माइनस करना होगा, यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, यहाँ -12, ये हो जाएगा दूसरा। अब दोनों को जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा x + 10 बराबर y + 12, क्योंकि दोनों तो ये है y + 12 आ जाएगा। 12 इधर कर दिए, 10 इधर कर दिए, तो दोनों बराबर हो गया। जब इसे और सोल्व करेंगे तो x - y बराबर 12 - 10 बराबर 2 हो गया, तो यानी y बराबर हो गया x - 2 हो गया। अब ये जो है समीकरण 1 में रखते हैं। जब 1 में हम समीकरण में रखते हैं तो पाते क्या है कि x बराबर जो हो जाएगा x - 2 + z/2 - 10 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो z - x बराबर आएगा 22 आएगा, क्या है? 22 आएगा, यानी x और z का जो अंतर होगा वो कितना होगा? x और z का, तो वो 22 होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 22। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग कौन सा है? तो वो है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। आंसर जो हमारा 64 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि सी अगर 1 है तो वो होगा मेथेन, सी बराबर 2 है तो ये हो जाएगा इथेन, सी बराबर 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, सी बराबर 4 है तो ये हो जाएगा क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या है? ब्यूटेन। और सी बराबर 5 है तो पेंटेन, सी बराबर 6 है तो हेक्सेन। ये इस तरह बढ़ते जाता है। अगला है 200 ग्राम द्रव्यमान के जलते हुए कोयले के टुकड़े को उठाने के लिए एक रसोइया 30 सेंटीमीटर लंबाई की आग जलाने वाली चिमटी का उपयोग करता है। वह इसके आधार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रयास लगाता है। रसोइयों द्वारा लगाया गया प्रयास क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कोयला के जो द्रव्यमान है वो कितना है? द्रव्यमान जो है कोयला का वो है 200 ग्राम, और लोड जो है हो जाएगा 200 GF हो जाएगा, यानी 200 × 10 के -3 kg गुना 10, यानी 2 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि GF बराबर जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 न्यूटन हो गया। अब भारत भुजा जो है, भारत भुजा यानी लोड आर्म जो है वो कितना है? तो वो है 30 सेंटीमीटर। क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब प्रयास लगा रहा है कितना? इफोर्ट जो है आर्म लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 10 सेंटीमीटर। किसमें? ये सरल लोलक चैप्टर से ये किया गया है। अब उत्तोलक के सिद्धांत क्या है? मैंने उत्तोलक चैप्टर से है, तो उत्तोलक के सिद्धांत जो है वो है भार गुना भार भुजा बराबर आयास, या इसे कह सकते हैं प्रयास गुना प्रयास भुजा। क्या है? प्रयास भुजा।
यानी हो जाएगा 2 गुना 30 सेंटीमीटर बराबर ई गुना 10 सेंटीमीटर। तो ई बराबर हमको निकल जाएगा 2 गुना 30 बटा क्या हो जाएगा 10 बराबर 6 न्यूटन निकल जाएगा। कितना 6 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का जो है वो मान क्या होगा। किसी बिंदु से 1 सेकंड में जो है वो 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो विद्युत धारा का परिमाण बराबर हो जाएगा Q बटा T यानी 20 बटा 1 यानी 20 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। वृद्धि हार्मोन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि अनेक हार्मोनों का स्राव करता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है जिसके कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि जो हो जाएगा वो होगा निकेल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकेल और पैलेडियम। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्रा से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट जो क्या करते हैं कि रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं या तो तेज करते हैं या कम करते हैं। लोहा चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग जो है अमोनिया NH3 गैस बनाने में किया जाता है जिसे हाइबर विधि भी कहा जाता है। जैसे सपोज दैट अगर N2 + 3H2 है अगर इस पर लौह चूर्ण मिला दिया जाए तो ये होगा 2NH3 बन जाएगा। क्या है 2NH3 बन जाएगा। दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है बताइए। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो वाक्य है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो वाक्य है राजू ने भारत के पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रश्न को उत्तर देने के लिए वाक्य 1 केवल पर्याप्त है परंतु वाक्य 2 जो है केवल पर्याप्त नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि R F की माँ है। यदि जो है R जो है वो क्या है F की माँ है। F की माँ है। G K का पिता है। G जो है वो क्या हो जाएगा K के पिता है। ये पिता हो जाएगा और ये माँ हो जाएगा। L F का भाई है। L जो है वो क्या हो जाएगा G जो है वो किसका G K के पिता है। L F का भाई है। L जो है F का भाई है तो हमारा हो जाएगा L जो है F का भाई। अगर मान लिया कि यहाँ पर दे देते हैं L जो है वो क्या हो जाएगा F का भाई है। इसका जो है क्या है भाई है। L F का भाई है और G का पुत्र है। इसका जो हो जाएगा क्या है पुत्र है। ये पुत्र है तो K भी तो इसका पुत्र ही है। क्या है K भी पुत्र ही है। तो R और G का क्या संबंध है। R और G का तो ये दोनों भाई है ये माँ है ये पिता है तो इन दोनों का जो संबंध होगा वो पति पत्नी का हो जाएगा। क्या है पति पत्नी का। तो आंसर हमारा हो जाएगा कह रहा R का G से क्या संबंध है तो G का पत्नी हो जाएगा। तो आंसर होगा 70 के डी। क्या है 70 के डी होगा। 10 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 3, 8, 10, 13, 11, 9, 8, 7, 9 एवं 11 है तो इनकी औसत आयु क्या होगा। तो सबको जोड़ दीजिए और कितने लोग हैं तो ये 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 89 बटा 10 यानी 8.9 जो है वो इसकी औसत है। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। दोनों सुइयां एक साथ जो होगी वो क्या होगा तो होगा 55 बटा 60 गुना 12 कर दीजिए 11 बार होता है। 12 घंटे में 11 बार होता है 24 घंटे में 22 बार होता है। ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ 12 घंटे का है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। कितने 7 किलोमीटर जाती है। वह दाएं मुड़ती है यानी इधर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। कितना 3 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है। कितना 9 किलोमीटर जाती है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में तो इस दिशा में है यानी इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा पूरब यानी उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब में आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था है ना। तो कुछ विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा 2013 से 2000 के बीच में अब प्लस जो है वो कितना 15 जनवरी और 15 जनवरी है तो इन सबके बीच में लीप ईयर कितनी बार आया तो वो है 4 बार। तो ये हो जाएगा टोटल क्या 17। क्या है 17 हो जाएगा। क्या है 17। तो 17 अब बटा 7 कर देंगे यानी शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 3 दिन बचेगा।
तो रविवार प्लस 3 दिन जो हो जाएगा ये बुधवार हो जाएगा। क्या है? बुधवार हो जाएगा। श्रृंखला बाई ईबी WFD USG SKK में अगला पद जो होगा वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 22 से गया है, देखिए बाई है, ई है, बी है, उससे जो है WFD गया है, वो देखना है कैसे गया है। तो 22 से जो है W है वो -2 है, क्योंकि W x बाई होल है। उसी तरह अगर हम देखते हैं E से F है तो ये +1 है, और B से D जो है वो +2 है। क्या है? +2 है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 +1 +2 है। अगला बार में हम देख रहे हैं कि W से U गया है, ये फिर -2 है, यहाँ से फिर -2 है। तो अगला बार जो होगा -2 S से -2 जो जाएगा वो कितना होगा? Q होगा, Q होगा। तो हमारा आंसर जो है Q में 3 गो है। तो हमारा तो एक ही मिल रहा है, Q में 3 है। लेकिन E से F गया है +1, और F से H गया है, F से H गया है +2 हो गया है यहाँ पर, काहे कि F G H हो गया है। और S से K गया है +3 हो गया है, और K से अगला बार क्या होगा? +4। तो +4 जो करेंगे तो वो O आ जाएगा। क्या है? O आ जाएगा। O जो है हमारा एक ही में मिल रहा है, वो हो जाएगा D में। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। अगला चेक करने की जरूरत नहीं, अगर अगला चेक कीजिएगा तो ये भी +2 +3 +4 +5 एक एक बढ़ के होगा, तो P आंसर आ जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 निकाला गया है ALP के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।